क्या कोई यकीन करेगा कि भारत की जो भविष्य की ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति है उसकी कमान किसी चमचमाते सिलिकॉन वैली स्टाइल स्टार्टअप के पास नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी के पास है जो कुछ साल पहले तक मुख्य रूप से बिजली के खंभों के तार और पुर्जे बनाती थी। मतलब सुनने में तो ये एकदम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना। हाँ, लेकिन वित्तीय बाजारों में आज एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक पारंपरिक भारी भरकम बुनियादी ढांचे वाली कंपनी अचानक से खुद को दुनिया की सबसे आधुनिक डीकार्बनाइजेशन तकनीक के सेंटर में ले आती है। बिल्कुल, और आज की इस डीप डाइव में हम ठीक इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। एक वित्तीय विश्लेषक के तौर पर जब कोई कंपनी अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल देती है तो सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं वे अपनी पूंजी बर्बाद तो नहीं कर रहे। सही बात है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। हाँ, लेकिन अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। तो आज हम अद्वैत की वित्त वर्ष 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्ट, वाया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की रिसर्च रिपोर्ट और रिन्यूएबल वॉच में छपे उनके एक बहुत ही विस्तृत इंटरव्यू का विश्लेषण करेंगे। जी, हमारा मकसद ये समझना है कि ये काया पलट आखिर हुआ कैसे। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कैसे एक कंपनी जो कभी अद्वैत इंफ्राटेक के नाम से जानी जाती थी, वो आज सिर्फ हार्डवेयर नहीं बना रही है, वो पूरे सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम का एक खाका तैयार कर रही है। तो चलिए फिर सबसे पहले उन आंकड़ों पर बात करते हैं जिन्होंने सच में मेरा ध्यान खींचा। जब मैंने वो वाया रिसर्च की रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, वो नंबर्स ही कुछ ऐसे थे। मतलब आप देखें, वित्तीय वर्ष 2024 में अद्वैत के राजस्व यानी रेवेन्यू में सीधे 100% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। उनका रेवेन्यू लगभग 103 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर 211 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अरे बाप रे! और केवल रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा है, उनका एबिटा, जिसका सीधा मतलब है कि उनके मुख्य कामकाज से होने वाला मुनाफा, हाँ, वो भी लगभग 113% बढ़ गया। क्या बात है। या सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक विश्लेषक के रूप में जब मैं किसी कंपनी को एक नए और जोखिम भरे क्षेत्र में कदम रखते देखता हूँ तो मैं सबसे पहले उनका कोर बिजनेस चेक करता हूँ। बिल्कुल, वो बेस कैसा है उनका। हाँ, और अद्वैत के मामले में उनका जो पुराना ईपीसी व्यवसाय है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, वो अभी भी उनका सबसे बड़ा पावर हाउस है। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा रुककर इसे समझाना होगा। जो लोग पावर ट्रांसमिशन की दुनिया को नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि अद्वैत मुख्य रूप से OPGW और ERS जैसी चीजें बनाता है। OPGW का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर। आपने बिजली के बड़े बड़े टावरों के सबसे ऊपर एक पतला सा तार देखा होगा। हाँ, सबसे ऊपर वाला। जी, वो सिर्फ बिजली गिरने से नहीं बचाता, बल्कि उसके अंदर इंटरनेट का डेटा भी दौड़ता है। अच्छा। हाँ, अद्वैत इसमें एकदम माहिर है। और ERS यानी इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम। मान लीजिए कोई भयानक चक्रवात आता है और ग्रिड गिर जाता है, जो कि भारत में काफी आम है। बिल्कुल, तो अद्वैत के सिस्टम कुछ ही घंटों में उन लाइनों को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। और इसी विशेषज्ञता के कारण उन्हें हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से लगभग 90 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वाओ, 90 करोड़! हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, ग्रीन एनर्जी के रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा। कई नए स्टार्टअप्स भारी कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन अद्वैत का ये पुराना भरोसेमंद बिजनेस एक कैश काउ की तरह काम कर रहा है, जो उनके भविष्य के प्रयोगों को फंड कर रहा है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए सड़क बनाने वाली कोई पुरानी कंपनी है जहां से उसे रोज का एकदम पक्का टोल टैक्स आ रहा हो, और उस पैसे का इस्तेमाल करके अचानक से वो हाइपरलूप बनाने का रिसर्च शुरू कर दे। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ना? और कमाल की बात यह है कि उसे दोनों जगह जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वे अपने बुनियादी अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि सरकारी टेंडर कैसे भरे जाते हैं, जमीन पर भारी मशीनरी कैसे लगाई जाती है और सप्लाई चेन की दिक्कतें कैसे सुलझाई जाती हैं। सही बात है, कागज पर प्लानिंग करना अलग है और जमीन पर। बिल्कुल, और यही अनुभव उन्हें ग्रीन एनर्जी में बाकी नए खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है। अब इसी बुनियादी अनुभव के जमीनी नतीजे की बात करते हैं। कागज पर वित्तीय आंकड़े देखना एक बात है,
लेकिन तकनीक का जमीन पर काम करना दूसरी। हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि उन्होंने ऋषिकेश में THDC इंडिया लिमिटेड के लिए भारत का पहला माइक्रोग्रिड आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चालू किया है। हाँ, और ये प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से बहुत ही शानदार है। उन्होंने वहाँ 300 किलोवाट का एक एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर और 70 किलोवाट का PM फ्यूल सेल लगाया है। और हाल ही में उन्होंने इसका 110 घंटे का बहुत ही कड़ा ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर और PEM फ्यूल सेल भारी शब्द है। हाँ, बहुत भारी शब्द है। इन भारी भरकम शब्दों का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहें तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे देखिए, इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसी मशीन है जो पानी को करंट का झटका देती है। अच्छा। और उससे दो हिस्सों में बांट देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेसिक केमिस्ट्री। बिल्कुल। एल्कलाइन तकनीक इसका सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। अब जब आपको इस हाइड्रोजन से वापस बिजली बनानी होती है तो आप इसे जलाते नहीं हैं। तो क्या करते हैं? आप इसे PEM फ्यूल सेल में डालते हैं। ये सेल एक तरह की रिवर्स बैटरी है। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। ये तुरंत हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन को मिलाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। अरे वाह। और सबसे अच्छी बात, धुएं की जगह सिर्फ साफ पानी की भाप बाहर आती है। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन मेरा एक बहुत ही तीखा सवाल है यहाँ पर। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब 300 किलोवाट का प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है? नहीं, छोटा। आज जब सरकार गीगावाट स्केल की बातें कर रही है तो क्या एक छोटे से कैंपस को रोशन करने वाला ये प्रोजेक्ट महज एक PR स्टंट नहीं है, इन्वेस्टर्स को लुभाने का एक तरीका? देखिए, बाजार में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। रिन्यूएबल वॉच के इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने साफ किया है कि ये PR स्टंट नहीं बल्कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाना नहीं है। असली चुनौती है इंटरमिटेंसी, यानी अस्थिरता को संभालना। अस्थिरता मतलब जब सूरज छिप जाता है या हवा चलनी बंद हो जाती है। हाँ, उस टाइप की अस्थिरता। एकदम सही। ग्रिड को लगातार एक समान बिजली चाहिए होती है। अगर पीछे से सोलर पावर अचानक कम हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइजर झटके खाएगा। अच्छा, वो मशीन खराब हो सकती है। तो अद्वैत इस छोटे प्रोजेक्ट से ये साबित कर रहा है कि उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम है जो इस अस्थिरता को आराम से संभाल सकता है। ओके, तो वो स्मार्ट सिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल। दिन में जब अतिरिक्त सोलर पावर होती है, वे हाइड्रोजन बनाते हैं और उसे स्टोर करते हैं। रात में जब सोलर काम नहीं करता, वे फ्यूल सेल के जरिए उसी हाइड्रोजन से ग्रिड को स्थिर बिजली देते हैं। उन्होंने दिखाया है कि वे जनरेशन, स्टोरेज और ग्रिड स्टेबिलिटी के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठा सकते हैं। मतलब वे दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए, हमने इस छोटे से मॉडल में दिमाग लगा लिया है, अब आप हमें बड़ा प्रोजेक्ट दीजिए, हम इस दिमाग को उस बड़ी मशीन में आराम से फिट कर देंगे। बिल्कुल। और बाजार ने उन पर भरोसा भी किया है। इसका एक और उदाहरण है KPI ग्रुप के लिए सूरत में बन रहा 1 मेगावाट का प्लांट। अच्छा। ये प्लांट 99.999% शुद्धता वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। वेट, 99.999%? हाँ, और ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। उद्योगों में, खासकर केमिकल और रिफाइनरी में, अगर हाइड्रोजन में जरा सी भी अशुद्धि हो तो वो पूरे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट को बर्बाद कर सकती है। बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। ये इतनी उच्च स्तर की इंजीनियरिंग है जो आमतौर पर भारत में कम ही देखने को मिलती है। ये तो हुई जमीनी हकीकत। लेकिन अब आते हैं उस खबर पर जिसने शेयर बाजार में इस कंपनी की सबसे ज्यादा चर्चा करवाई। सेकी का टेंडर? हाँ, सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का PLI टेंडर। सरकार ने कुल 3.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीलामी की थी। और अद्वैत ने इसमें बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2 के तहत कुल 300 मेगावाट क्षमता के इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का काम मिला है। 300 मेगावाट? कुल 3.5 गीगावाट में से 20% हिस्सा एक ऐसी कंपनी को मिलना जो इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत नहीं है। यह दिखाता है कि सरकार उनकी उत्पादन क्षमता को लेकर कितनी आश्वस्त है। हाँ, लेकिन जब मुझे 300 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर बनाने हों तो क्या मैं अपनी लैब में बैठ के नई तकनीक का आविष्कार करना शुरू करूंगी? उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिलचस्प लगी।
यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये किसी ग्लोबल अवेंजर्स की टीम बनाने जैसा है। अच्छा उदाहरण है। उन्होंने दुनिया भर से सबसे बेहतरीन तकनीकें खोजी और उन्हें लाइसेंस के जरिए भारत ले आए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसे व्यापार की भाषा में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब तकनीक बाहर की लेकिन निर्माण भारत में। उन्होंने चीन की कंपनी गोफुही के साथ समझौता किया है। गोफुही, राइट। हाँ, गोफी दुनिया में इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है। इसका मतलब है कि अद्वैत को रिसर्च में करोड़ों रुपए और सालों का समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। एकदम सही। वे सीधे एक प्रमाणित तकनीक को उठा रहे हैं और भारत सरकार की सब्सिडी के साथ उसे यहीं बना रहे हैं। और बात सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। फ्यूल सेल के लिए उन्होंने नॉर्वे की कंपनी टेको 2030 और ऑस्ट्रिया की AVL के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। जी। इन साझेदारियों में एक बहुत ही खास बात छिपी है जो मुझे सच में हैरान कर गई। ये सिर्फ कार या बस चलाने के लिए नहीं है। हाँ, इस बिंदु ने मेरा भी बहुत ध्यान खींचा था। टेको 2030 विशेष रूप से समुद्री जहाजों और भारी लोकोमोटिव यानी रेलवे इंजन के लिए फ्यूल सेल बनाने में माहिर है। इसे हार्ड टू अबेट सेक्टर कहा जाता है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां से कार्बन उत्सर्जन कम करना सबसे मुश्किल काम है। हाँ। क्योंकि अगर आप एक बड़े मालवाहक जहाज को बैटरी से चलाना चाहें तो क्या होगा? वो तो बहुत भारी हो जाएगा। बैटरी का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जहाज पानी में डूब जाएगा या फिर उसमें माल रखने की जगह ही नहीं बचेगी। यही कारण है कि भारी परिवहन में लिथियम आयन बैटरियां एकदम फेल हो जाती हैं। वहां आपको एक ऐसे ईंधन की जरूरत होती है जो हल्का हो लेकिन जिसमें ऊर्जा कूट-कूट कर भरी हो। और ग्रीन हाइड्रोजन वही है। ग्रीन हाइड्रोजन इसका इकलौता व्यवहारिक समाधान है। अद्वैत इन भारी फ्यूल सेल्स को भारत में असेंबल करेगा और वे सिर्फ भारतीय बाजार नहीं बल्कि पूरे सार्क क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए हैं। बहुत बड़ा मार्केट है वो। वाया की रिसर्च रिपोर्ट ये अनुमान लगाती है कि इसी रणनीति के कारण वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 के बीच कंपनी की सेल्स में 40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिल सकती है। वाव, 40% CAGR। एक विश्लेषक की नजर से ये एक बहुत ही स्पष्ट और मुनाफा कमाने वाला रोड मैप है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। अच्छा। अब तक हम बात कर रहे थे कि अद्वैत मशीनें बना रहा है, तार बिछा रहा है, हाइड्रोजन पैदा कर रहा है, लेकिन वे खुद को सिर्फ एक निर्माता तक सीमित नहीं रख रहे हैं। इस पूरे डीकार्बनाइजेशन इकोसिस्टम के एक सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर भी बन रहे हैं। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या वे सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी है? क्योंकि हाल ही में उन्हें गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी GUVNL से 50 मेगावाट और 100 मेगावाट आर का एक BESS प्रोजेक्ट मिला है। BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हाँ। इसे हम आसान भाषा में ग्रिड का पावर बैंक कह सकते हैं, है ना? जैसे हमारे फोन का पावर बैंक होता है वैसे ये पूरे शहर को बैकअप देता है। बिल्कुल। लेकिन इसके आगे एक और चीज है जो मुझे और भी ज्यादा आकर्षक लगी। अद्वैत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये उनकी एक अनुषंगी या सब्सिडियरी कंपनी है जो सीधे कार्बन मार्केट्स में उतर चुकी है। कार्बन मार्केट्स ये भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। जो प्रदूषण फैलाएगा वो कीमत चुकाएगा। ये इस बाजार का मूल मंत्र है। अगर कोई सोलर प्लांट लगाता है और वातावरण में कार्बन जाने से रोकता है तो उसे सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं। और मान लीजिए कोई स्टील की फैक्ट्री है जो बहुत धुआं उड़ा रही है और उस पर उत्सर्जन कम करने का दबाव है, तो वो फैक्ट्री उस सोलर प्लांट वाले से ये क्रेडिट खरीद सकती है ताकि अपने खाते में पर्यावरण संरक्षण दिखा सके। बिल्कुल। और इस बाजार में अद्वैत की भूमिका बहुत रणनीतिक है। रिपोर्ट के अनुसार वे वर्तमान में 40 लाख वेरीफाइड कार्बन क्रेडिट्स का प्रबंधन कर रहे हैं। 40 लाख? हाँ, लेकिन उनका लक्ष्य सुनिए, 2027 तक 8 करोड़ कार्बन क्रेडिट्स तक पहुंचने का है। बाप रे, 8 करोड़! ये बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ पर उनका कंसल्टेंसी मॉडल सामने आता है। वे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट्स नहीं बेच रहे, वे दूसरी कंपनियों के पास जाते हैं और कहते हैं, देखिए हम आपको बताएंगे कि अपने कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम करना है, आपकी रिपोर्ट कैसे बनानी है और फिर आपके क्रेडिट्स को बाजार में सबसे अच्छी कीमत पर कैसे बेचना है। पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन। बिल्कुल।
इसे देखकर मुझे इतिहास की एक बहुत मशहूर घटना याद आती है। जब कैलिफोर्निया में सोने की खदानें मिली थीं और गोल्ड रश आया था। हाँ, वो पिकैक्स वाली कहानी। हाँ, तो सबसे ज्यादा पैसा उस आदमी ने नहीं कमाया जो पागलों की तरह सोना खोद रहा था। सबसे ज्यादा अमीर वो लोग बने जो उन सोना खोजने वालों को कुदाल, फावड़े और खदानों के नक्शे बेच रहे थे। बहुत सही उदाहरण है। अद्वैत भी यही कर रहा है। वे इस ग्रीन एनर्जी की दौड़ में खुद तो दौड़ ही रहे हैं, साथ ही बाकी दौड़ने वालों को कुदाल और नक्शे भी बेच रहे हैं। और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर ये मॉडल मुझे बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लागत कम है। हार्डवेयर बनाने में लागत आती है, जमीन चाहिए, जोखिम होता है, लेकिन कंसल्टेंसी और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से एक लगातार आने वाली आय बनती है, जिसे हम रेकरिंग रेवेन्यू कहते हैं। इससे कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्थिर हो जाती है। सच में ये एक अविश्वसनीय सफर है। 2009 में शुरू हुई एक कंपनी जो ये सुनिश्चित करती थी कि 2 खंभों के बीच ऑप्टिकल तार ठीक से बंधा हो। आज वही कंपनी वित्तीय वर्ष 24 और 25 में अपने जबरदस्त मुनाफे के दम पर भारत के सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। ये सफर बताता है कि ऊर्जा का ये जो बड़ा संक्रमण है, ये सिर्फ रातों रात खड़े हुए टेक स्टार्टअप्स के भरोसे नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। आपको उन कंपनियों की जरूरत है जो इस देश के बुनियादी ढांचे की नब्ज पहचानती हों, जो जानती हो कि नई तकनीक को उस पुराने ग्रिड के साथ कैसे जोड़ना है जो दशकों से चल रहा है। और यही बात हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। हमने उनके शानदार वित्तीय आंकड़े देखे, ऋषिकेश के इलेक्ट्रोलाइजर की जटिलता को समझा, ग्लोबल साझेदारियों की रणनीति देखी और अंत में कार्बन बाजार के उस पूरे अर्थशास्त्र को डिकोड किया। जी, इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि अद्वैत सिर्फ हवा के रुख के साथ नहीं बह रहा है, बल्कि वे अपनी पुरानी ताकत को एक नई दुनिया की भाषा में ढाल रहे हैं। ये सब देखने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठता है। क्या? जैसे जैसे भारत 2032 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा की मांग तो आसमान छूने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है। इस ऊर्जा संक्रमण की जंग में अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस रेस का असली विजेता कौन होगा? क्या वो चमचमाते नए ग्रीन टेक स्टार्टअप्स जीतेंगे, जिनके पास बड़ी फंडिंग है और जो शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं, या फिर अद्वैत जैसी वो पुरानी अनुभवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बाजी मार ले जाएंगी, जिनके हाथों में जमीन की मिट्टी लगी है और जिन्हें पहले से ही पता है कि भारत के उस बेहद जटिल और पुराने पावर ग्रिड की नसें असल में काम कैसे करती हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। निवेश और तकनीक की दुनिया में ये आने वाले दशक का सबसे दिलचस्प टकराव होने वाला है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।